आई विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया। जिस किस्म के लोग कश्मीर में आए और उन्होंने जिस किस्म का इस्लाम के नाम पे वहाँ पे जो कुछ किया, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। पूरा भारत जो है ना इस वक्त खौल रहा है, क्योंकि 26 मासूम लोगों की जानें गई हैं और ये 26 लोग पूरे इंडिया से थे। आप ही करते रहेंगे ये सारा कम्युनलिज्म, यहाँ पे टेररिज्म, और सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। जवाब ऐसा आएगा कल को कि फिर चीखें निकल जाएंगी। तो ये ऑल इन ऑल ये कह देना कि जी इसमें तो कोई हाथ ही नहीं है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान बेकसूर है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिनके राब्ते हो सकते हैं इन लोगों के साथ। बहुत से टेररिस्ट जिनको दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ इंडिया नहीं, और क्या इनको हमारी रियासत की सरपरस्ती हासिल नहीं थी? बिल्कुल थी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने तो कहा है हाफिज सईद हमारा हीरो था, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। ये चीजें सब्सटेंशिएट करती हैं कि हम पास्ट में ये सब करते रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मसला कश्मीर का हल चाहते हैं, तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट बैठे हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, वो कहाँ जाएं? इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ के मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। और पाकिस्तान कोई हमदर्द भी होता अगर कश्मीर के लोगों का, तो कम से कम आप हमदर्द होने के नाते किसी के पेट पे लात नहीं मारते। मसला ये है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब। जो कुछ पठानकोट में हुआ, जो इंडियन एयरलाइंस का तैयारा था जिसको अगवा करके धार ले जाया गया, उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पूरी हुआ, पुलवामा हुआ, तो अब ये सारे जो हैं इनके डांडे पाकिस्तान से मिलते हैं। कि जब जब पाकिस्तान से हमने कोई अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, तो तब तब हमें अपने ही मुल्क में लाशें उठानी पड़ी हैं। खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान से बरामद हुआ, यूसुफ रमजी यहाँ से बरामद हुआ, अमल कासी यहाँ से बरामद हुआ, और फिर ओसामा बिन लादेन वो यहाँ से बरामद हुआ। मलेशिया के टेररिस्ट, चीन के टेररिस्ट कह लेंगे, जो भी कह लें, वो यहाँ से बरामद हुए इस मुल्क से। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, उसमें 30 लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उन 30 को भी फारिग करें। पाकिस्तान का एक भी चैनल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ना दिखाया जाए। कम से कम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तो माना कि पाकिस्तान ने उन्हें यहाँ पर ना सिर्फ पाला, उन्हें हथियार दिए, उनसे सारे काम कराए। कश्मीर में जिहाद कोई वेस्ट का काम तो नहीं है, ये तो आपका अपना एजेंडा है, जिसकी तायीद अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने की कि हम खड़े हैं कश्मीरियों के साथ। इन्होंने कह दिया है कि वी आर टू नेशंस, वी आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज, देन वी मस्ट स्टे लाइक दैट। मैं पाकिस्तान के तमाम अखबारों को हिंदुस्तान में बैन करते हुए देखना चाहूँगा। पाकिस्तान आज दुनिया में 1-2 बिलियन डॉलर के लिए मांगता फिर रहा है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि उस मुल्क का आर्मी चीफ जंग की बात करता हो। Guys, welcome to another podcast. We've got Arvind Saharan साहब and वसीम अल्ताफ साहब। आपको तो पता है पहलगाम को एक हफ्ता हो चुका है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जब बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट गोज ऑन। काफ़ी सारे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, एक्विजिशंस भी हैं, सच भी है, एक्सट्रीमिज्म भी है। इंडिया में खासा रिएक्शन हुआ है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। रिपोर्ट्स आ रही हैं जी कि हरासमेंट बढ़ रही है, इंसिडेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहे हैं, which to me shows a sign that the terrorists have actually won. Pakistan is gathering armies at the LOC, हालात ज़रा कशीदा से होते जा रहे हैं। तो आइए साहब बात करते हैं। पहला सवाल मेरे ख्याल में जी मैं वसीम अल्ताफ साहब से पूछ लेता हूँ। साहब, क्या आपके ख्याल में जो इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं that Pakistan has not done enough to clamp down on extremism and terrorism, इसमें कोई सच्चाई है? Or has Pakistan taken some steps to clamp down on extremism? बात यह है कि सच्चाई इस खास वाक़े में जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है उस पे अभी तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई बहुत ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। उस पे काम हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। यानी आप ये देखिए कि जो कुछ बम्बई में हुआ 26/11 को, जो कुछ पठानकोट में हुआ, जो इंडियन एयरलाइंस का तैयारा था जिसको अगवा करके धार ले जाया गया, उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पूरी हुआ, पुलवामा हुआ,
तो अब ये सारे जो हैं इनके डांडे पाकिस्तान से मिलते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान से बरामद हुआ, यूसुफ रमज़ी यहाँ से बरामद हुआ, अमल कासी यहाँ से बरामद हुआ, और फिर उसामा बिन लादेन वो यहाँ से बरामद हुआ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मलेशिया के टेररिस्ट, चीन के टेररिस्ट कह लें, जो भी कह लें, वो यहाँ से बरामद हुए इस मुल्क से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारे इवेंट्स हैं, इन्होंने हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया है। और फिर ये देखिए कि बहुत से टेररिस्ट जिनको दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ इंडिया नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे मसूद अजहर है, ज़कीउर रहमान लखवी है, हाफिज सईद है, क्या ये लोग हमारे मुल्क में मौजूद नहीं थे और नहीं हैं? और क्या इनको हमारी रियासत की सरपरस्ती हासिल नहीं थी? बिल्कुल थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी जो इस वक्त पोजीशन है जी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस वाक़े के साथ, उसको मशकूक बनाती हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट को ये चीज़ें सब्सटेंशिएट करती हैं कि हम पास्ट में ये सब करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम पे शक किया जा रहा है तो ये कुल्ली तौर पे बेबुनियाद भी नहीं है। अब सबूत की बात की जा रही है, सबूत दें, तो सबूत तो वो जो अजमल कसाब का भी दिया गया था, और हमारे यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जी ये तो कहानियां हैं सारी जो हमें दी गई हैं। हमारे जजों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है, और हम इस वक्त टेररिज्म के हवाले से किस तरह से पहचाने जाते हैं दुनिया में। साहब, सबूत जो है इंडिया तो कह रहा है उन्होंने दिया है, लाइक डिजिटल सिग्नेचर्स दिए हैं जो कि मैच कर रहे हैं टू फोन कॉल्स मेड फ्रॉम लाहौर, फोन कॉल्स मेड टू सिंध। अब जो उन्होंने, इंडिया ने पिछली बार जो भी आपने कहा, जो 69 पेजेस का डॉसियर दिया था, वो मैंने पढ़ा है, आई एम श्योर दुनिया भी पढ़ा होगा। उसके अंदर खासी पॉइंटेड एविडेंस था कि यार जो यहाँ तक उन्होंने वो यामाहा की मोटर जिस पे वो आए थे वो ट्रैक कीजिए कि लाहौर से बिकी हुई थी। अब इस किस्म के वाज़ेह एविडेंस के बाद कोई रूम नहीं रहता पाकिस्तान के पास ये कहने का कि जी हम इन्वॉल्व नहीं थे या ये फॉल्स फ्लैग अटैक था, बिकॉज पाकिस्तान का जो नैरेटिव बन रहा है वो तो सीधा सीधा ये है जी कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक था, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, आओ मीम्स बनाते हैं और बात खत्म। अरविंद साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ज्यादातर पाकिस्तानी तो 9/11 को भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही समझते हैं। वो बात और है कि 9/11 करके पीछे जो लोग मुलव्वस थे वो पाकिस्तान से बरामद हुए, जिनकी बात अभी वसीम अल्ताफ साहब ने की, खालिद शेख मोहम्मद जैसे लोग, उसामा बिन लादेन जैसे लोग। तो फिर दुनिया एक अलग ही जो है ये कहें कि माइंडसेट में जी रही है। पाकिस्तान के लोग एक अपने ही बबल में जिंदा हैं, उनका अपना एक सच है जो उन्हीं के नज़दीक सच है, बाकी दुनिया के नज़दीक एक कोरा झूठ है। तो अब कोई ये कह दे कि आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हाँ जी हमारे यहाँ पे लश्कर तैयबा से लेके और ये तमाम दहशतगर्द जमातें उन्हें पाकिस्तान में सरपरस्ती हासिल थी, और अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के भी उनको भी उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। तो खैर उनकी बात वो जाने, लेकिन कम से कम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तो माना कि पाकिस्तान ने उन्हें यहाँ पर ना सिर्फ पाला, उन्हें हथियार दिए, उनसे सारे काम कराए, भले ही वो वेस्ट का डर्टी वर्क के नाम पे कहें या जो भी है। कश्मीर में जिहाद कोई वेस्ट का काम तो नहीं है, ये तो आपका अपना एजेंडा है, जिसकी तायद अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने की कि हम खड़े हैं कश्मीरियों के साथ। तो हिंदुस्तान के अंदर लोग समझ रहे हैं कि फिर यही आर्मी चीफ के ही जो है इशारे पे चल के और दहशतगर्दों ने ये हमला किया है। वो क्यों ना रिलेट करें दोनों इवेंट्स को। जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपका कोई हाथ ही नहीं होता है, इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीर की,
तो फिर लेट इट बी एन इंडिजिनस मूवमेंट। आप उसमें मामे बन के क्यों और सबको बता रहे हैं कि हम खड़े हैं उनके स्ट्रगल के पीछे? और कौन सा स्ट्रगल? वो स्ट्रगल जिसके लिए सैयद अली शाह गिलानी ने कहा था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट बैठे हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, वो कहाँ जाए? इनका जवाब किसी के पास नहीं है। एक बंदे से पूछ लें, किसी के पास जवाब नहीं है। तो देखें जी, एक अगर हिंदुस्तान आज ब्लेम कर रहा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सीधा सीधा डिनाई करके और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हाईली इनसेंसिटिव होता है, ख़ास तौर से एक मुल्क के जिसके ऊपर इतना बड़ा ज़ख्म लगा हो, उसके ज़ख्मों पे नमक लगाने के बराबर है। तो मैं तो इनका इस्तेमाल करने वालों से सवाल पूछूंगा, फिर पाकिस्तान में भी जो कुछ होता है क्या वो भी फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही होता है? जब आप ब्लेम करते हैं अफ़गान तालिबान को, मज़े की बात यह है कि वो 20 साल आपके यहाँ पे रही, उनकी सीनियर लीडरशिप, उन्होंने बच्चे पैदा किए, वो बड़े आपके लाडले थे। जब वो गए वापस, जब 2021 के 15 अगस्त को टेक ओवर किया उन्होंने काबुल में, तब आप ही के DG/ISI उस वक्त के फैज़ हमीद साहब चाय का प्याला पीते हुए इस दुनिया को बता रहे थे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल। सो व्हाट हैपेंड देयर? वहाँ क्या हुआ? 26/11 में आप देख लें मुंबई में जो हुआ। कल ही मैं सुन रहा था नजम सेठी साहब को, करण थापर के साथ बैठे थे एक इंटरव्यू में, वो कह रहे हैं मेरा अखबार जो है फ्राइडे टाइम्स, वो सबसे पहले पहुंचा अजमल कसाब के घर पे, और वहां जाके उन्होंने फैमिली को इंटरव्यू किया, माँ बाप को इंटरव्यू किया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उस बच्चे को रिक्रूट करके उसे एक टेररिस्ट के अंदर तब्दील किया गया, हिंदुस्तान भेजा गया। कितने एविडेंस इंडिया दे चुका है। उसी की बुनियाद पे डेविड हेडली को सजा हुई है, तहव्वुर राणा को इंडिया में ने एक्स्ट्राडाइट किया है। तो पाकिस्तान की अदालतों ने वहां कब वहां जो है इंसाफ किया? साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, इंडिया ने बहुत सारा एविडेंस दिया है, मगर इस सिचुएशन में जो ही अटैक हुआ, अटैक के 10 मिनट के बाद पूरा इंडियन मीडिया, वेल नॉट पूरा बट a large part of the Indian media instantly blamed Pakistan. आपके ख्याल में क्या ये थोड़ा तेज नहीं था कि without hard evidence, without getting the data, उन्होंने instantly पाकिस्तान को blame कर दिया इस चीज के लिए? चले, मीडिया तो कभी कभार इस किस्म का काम कर देता है, क्योंकि एक TRP की होड़ होती है कि हमसे पहले कोई दूसरा खबर ना ले जाए, ये वो। सिर्फ वो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के इसमें हाथ होने का शक है, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं, NIA ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, भले ही आप उससे खुश नहीं हो, लेकिन वो उन्होंने क्लेम तो किया है। अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन होंगी उसमें पता चलेगा कि वो कहाँ तक जाते हैं और कौन कौन से उनको सबूत मिलते हैं। बट एज ऑफ नाउ मामला अगर कोई नागालैंड, मिजोरम का हो, कहीं और का हो, तो पाकिस्तान को तो कोई ब्लेम नहीं करता। कश्मीर में ही क्यों करते हैं? बिकॉज कश्मीर में पाकिस्तान एक फैक्टर है। कश्मीर हमारे दरमियान बॉर्डर पे, LOC पे है, जहां से दहशतगर्द आते जाते हैं, उसकी एक हिस्ट्री है। उनका एक पूरा वहां पे एक दहशतगर्दों का एक एपरेटस है, पूरा वहां पे मौजूद है, नेटवर्क है उनका, जिनको काफी हद तक लोकल सपोर्ट भी होती है इन सम केसेस। तो आप देख रहे हैं उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं या जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, उनके घरों के ऊपर भी एक्शन हो रहा है। तो ये ऑल इन ऑल ये कह देना कि जी इसमें तो कोई हाथ ही नहीं है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान बेकसूर है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने तो कहा है हाफिज सईद हमारा हीरो था, उसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, अयमन अल जवारी हमारा हीरो था। ये ऑन रिकॉर्ड आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं बैठ के। तो जनरल मुशर्रफ दुनिया में नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो हैं। वो खुद कह रहे हैं स्काई न्यूज पे कि हाँ हमने पाला इन लोगों को। अब हम ये कैसे मान लें कि वो आपके कंट्रोल में है सारे के सारे? उन्हीं में से ही कोई ऑफ शूट ग्रुप उनका इकट्ठा होके कुछ लोगों को और जाके ये काम कर दे, ऑफ कोर्स उसका इल्जाम आपके ऊपर ही आएगा। और किसके ऊपर आएगा? आपके यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर, लास्ट स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में है, और एक शख्स हाफिज सईद जैसा जिसको कि पाकिस्तान की अदालतों ने 30-35 साल की सजा दी है, वो जेल में क्यों है? वो हाउस अरेस्ट नहीं, वो जेल में क्यों नहीं है, वो हाउस अरेस्ट क्यों है? दैट शोज द सीरियसनेस ऑफ द स्टेट कि आप सीरियस होते तो उसको भी जेल में डालते, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डालते, भले ही जैसे इमरान खान को रखा है, मगर वो होता जेल में, वो घर पर नहीं होता।
अल्ताफ साहब, आपसे एक सवाल मुझे पूछना होगा। कुछ सर्कल से आवाज आ रही कि पाकिस्तान का अब जो आइडिया अबाउट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म वो चेंज हो गया और हम नहीं करना चाहते ऐसी कोई चीजें। अगर दोबारा कोई 150-200 पेज का एविडेंस फिल्ड डॉसिए आया इंडिया से टुवर्ड्स पाकिस्तान, आपके ख्याल में पाकिस्तान उस पर एक्शन लेगा या नहीं? देखिए जी, बात ये है कि हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। 79 से 89 तक हम अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व रहे, 89 से 99 तक हम कश्मीर में इन्वॉल्व रहे और बाद में भी इन्वॉल्व रहे हम। फिर वो वॉर एंड टेरर शुरू हो गई, तो उसने हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट क्रिएट कर दिया जो कि इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ अटैच्ड था, और उनके अंदर हमदर्दी भी पैदा होगी और उन्होंने इसको एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जाहिर है आप एस्पियोनाज में, क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ में और इस किस्म की जो भी जो ऑपरेशंस थे उनमें इन्वॉल्व रहे हों, तो फिर आपके पास एसेट्स भी आ जाते हैं और आप खुद भी खासे ताक हो जाते हैं इन तमाम चीज़ों में। तो वो जो एक हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक सेगमेंट है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, वो अभी मौजूद है और उसकी हमदर्दियां भी हैं इन लोगों के साथ जो कि उन जगहों पे, उन ममालिक में जाके इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब बात यह है कि अब फैटफ से हम जो निकले हैं तो वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बहुत बड़ा एक्सटर्नल प्रेशर बिल्डअप हो गया था, जिसकी वजह से फिर हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़े और उसके बाद फिर जब इवैल्यूएशन हुई तो फिर इन्होंने हमें फैटफ से बाहर निकाला। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस तरह से एक प्रोएक्टिव स्टांस था उनका जो रहा है उससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं, उससे थोड़ा सा ये पीछे हटे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो वो एक इनके एटीट्यूड्स हैं और इनका जो एक जिंगोइज्म है और जो एक मिलिटेंट एटीट्यूड है वो उसमें कोई बहुत खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। इनको कुछ बड़े स्टेप्स लेने चाहिए थे, ये हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ स्टेप्स लेने चाहिए थे और इनको एक क्रैक डाउन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब बात ये है कि मसाइल तो डेफिनेटली हैं यहाँ पे और ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके स्लीपर सेल्स तो मौजूद हैं अभी भी। फिर रियासती सतह पे आप सपोर्ट भी करते हैं इनको, आप ऐसी तकरीरें कर देते हैं जो तकरीरें लोगों को मज़ीद इंस्टिगेट करती हैं और फिर यही चीज़ें जो हैं कल को दुनिया कहती है जी कि आपने खुद ये सारा कुछ आप ये कह रहे हैं, आपकी पॉलिसी ये है, आपकी रेटोरिक जो है वो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमारी रियासत इस वक्त कर रही है, रियासत का इस वक्त कोई ये समझ लें कि कोई एक वाज़े तौर पे कोई एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि रियासत के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं और हर कोई अपनी अपनी पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये भी मुझे ऐसे ही लगता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिनके राब्ते हो सकते हैं इन लोगों के साथ और वो नहीं चाहते कि एक पीस का माहौल दोनों मुल्कों के दरमियान कायम हो। अरविंद साहब, do you genuinely see कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट wants peace with India? कोई इसमें कोई आपको जेन्युइन मोटिव नजर आता है पाकिस्तान की तरफ पीस का? फिलहाल तो देखकर बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर कोई सिंसियरिटी होती पाकिस्तान की तरफ से तो आर्मी चीफ आज 78 साल बाद जब पाकिस्तान वजूद में आ गया है, मुल्क तकसीम हो गए हैं, दो कौमी नज़रिए की बात नहीं करते।
मैं तो ये समझता हूं कि आज दो कौमी नज़रिए पर बात करने का वाहिद कोई मकसद मेरे नज़दीक जो समझ में आता है वो यही है कि भाई कैसे हम, वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकड़ी रंग आए चोखा, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जो है फसादात कैसे शुरू कराएं, ताकि क्या मैं दो कौमी नज़रिए की बात करूं, ये कहूं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस, ताकि हिंदू जो है वो मुसलमानों पे शक करे हिंदुस्तान में और उनके अंदर जो है बगैर हमारा एक पैसा लगाए और वहाँ पे ये कहें कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो, कौमों का एक दूसरे से एतमाद ख़त्म हो जाए, तो सिंसियरिटी होती तो इस किस्म का बयान वो नहीं देते। और इसके और भी मैं ये जो कह सकता हूँ कि जनरल बाजवा ने जो बात की थी उनके अपने टेन्योर में कि हम फ्रीज करते हैं इस इशू को, और एक इकोनॉमिक शिफ्ट की जो वो बात कर रहे थे, जियो इकोनॉमिक्स की बात उन्होंने की, तो फिर पाकिस्तान ने उसको परसू नहीं किया इन टर्म्स ऑफ एक्शंस। बेहतर होता कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान और जनरल बाजवा ये कहते कि नहीं भाई, हमारी पॉलिसी है जियो इकोनॉमिक्स की, हम ट्रेड करेंगे हिंदुस्तान के साथ, हम कोई सिफारती ताल्लुकात अपने नॉर्मलाइज करेंगे। क्या किया पाकिस्तान ने 2019 में, जब कश्मीर में हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे सफ़ीर को चलता किया, ट्रेड बंद कर दी, सदाई सरहद जो बस चलती थी वो बंद हो गई, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी बंद हो गई। तो कैसे कोई मान ले कि भाई सिंसियरिटी है? सिंसियरिटी होने का मतलब तो ये है कि आप ये कहें कि ठीक है, इंडिया ने जो किया सो किया, 2-3 साल हो चले हैं और हमने 2021 में फरवरी में LOC पे भी तो सीज फायर एग्रीमेंट किया है। जब आप वो कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, तो आपको उससे थोड़ा सा आगे चल के और भी कोई जो है इकदाम उठाने चाहिए थे। आपको चाहिए था कि आप रिक्वेस्ट करते इंडिया से कि आए सिफारती ताल्लुकात को हम जो है नॉर्मलाइज करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल अगर कोई सिंसियरिटी होती तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती, जो कि नहीं है। जी अल्ताफ साहब, आपसे मेरा सवाल होगा इसी पॉइंट पे बेस करते हुए, कश्मीरियों के अंदर कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं, उनके अंदर एक जेन्युइन सेपरेटिस्ट या इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी है और साथ में एक टेररिस्ट स्ट्रीक भी है। क्या अब उसमें कोई फर्क रहा है या सब मिल मिला के एक ही बन गया? एनी कश्मीरी दैट हैज अ ग्रीवेंस अगेंस्ट इंडिया इज आल्सो अ टेररिस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत महदूद तबका है जो कि मिलिटेंसी की तरफ गया है और जो बाकायदा तौर पे जिन्होंने बंदूक उठाई है। देखिए, बहुत से ऐसे भी फैक्शंस होते हैं जो कि चीज़ों को नेगोशिएशन के ज़रिए, एक पीसफुल मींस के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये महदूद हैं और ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरविंद मुझे करेक्ट करें इसमें कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये लोग एक्टिव हैं, और आप तभी एक्टिव हो सकते हैं जबकि आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिली हुई हो और आपको बाकायदा स्पॉन्सर किया जा रहा हो, आपको इनकरेज किया जा रहा हो, आपको इक्विपमेंट दिया जा रहा हो, तो ये तभी फिर अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं। लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी है वो इस चीज़ के हक में नहीं है, क्योंकि देखें, जब आप टेररिज्म करते हैं तो उससे ये होता है कि वो लोग जो कि एक पीसफुल मींस के ज़रिए मामलात का हल चाहते हैं, इवन उनकी कॉज भी इससे मुतासिर होती है और सभी को फिर एक ही आप अंदाज में देखने लगते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये हैं इस किस्म के लोग, लेकिन महदूद हैं खासे, और एक्सटर्नल सपोर्ट के सहारे वो चल रहे हैं। लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी है कश्मीर में, वो ना मिलिटेंसी चाहते हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं वहाँ पे। वो चाहते हैं कि टूरिज्म ग्रो करे, वहाँ पे इंडस्ट्री लगे, वहाँ के लोगों में खुशहाली आए, उनकी एक इंटीग्रेशन हो इंडियन स्टेट में। तो ये लोग तो सैबोटाज कर रहे हैं उस चीज़ को भी और इंडो पाक रिलेशंस को भी, और बड़े महदूद मकासद के लिए। अब आपने वहाँ पे 26 सिविलियन मार दिए, आम इनोसेंट लोग मार दिए आपने, तो क्या आपने
हिंदू तो छोड़ें, क्या मुसलमानों की भी हमदर्दी हासिल की? यानी इससे तो नुकसान हुआ, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ के मुसलमानों को भी नुकसान हुआ जो वहाँ पे, अब वो देखे ना, अब वो टूरिज्म अगर अफेक्ट होगा तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी उन मुसलमानों की जो वहाँ पे लेट से कि उनको रोजगार मिला हुआ है। और जो इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेगी फिर, यानी देखे ना, अब कर्फ्यू अगर फर्ज करने लगा दिया जाता है या कुछ इलाके जो है वो ममनू करार दे दिए जाते हैं, वहां पे कोई जा नहीं सकता, तो इससे तो फिर वो उनका रोजगार अफेक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो नहीं चाहती कि मिलिटेंसी हो, मेजॉरिटी यही चाहती है कि वहाँ पे पीस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और आप इंटेग्रेट हो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में और इंडिया के साथ। अरविंद साहब, पाकिस्तान में कुछ मीडिया और कुछ सोशल मीडिया पे वॉइसेस है, वो कह रही है कि दिस इज रिवेंज फॉर जो ट्रेन पे अटैक हुआ था बलूचिस्तान में। हाउ डू यू सी दैट? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द टू? जी, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा जो वसीम अल्ताफ़ साहब ने बात की। अगर ज़्यादातर कश्मीर के लोग इसी टेररिज्म के बयानिए के साथ होते तो फिर कश्मीर में ये जो 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 30 लाख इस तरह के नंबर्स टूरिज्म के हमें देखने को नहीं मिलते पिछले 2-3 साल में जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। इससे ये पता चलता है कि मकामी आबादी जो है वो चाहती है कि उनके यहाँ लोग आएँ, उनके यहाँ पे उसी टूरिज्म के हवाले से जॉब्स जनरेट हों, उनके घरों में खुशहाली आए और 4 पैसे कमाएं लोग बेसिकली। और लोग अगर दहशतगर्दों के साथ होते तो फिर ये जो हम कैंडल लाइट मार्चेस देख रहे हैं कश्मीर में इस वक्त, वो देखने को ना मिलती। उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये बयान ना सुनने को मिलता कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारे घर आए मेहमानों के साथ में हमने क्या किया, उनके साथ ये हुआ। ये सब बातें ना देखने को मिलती। और पाकिस्तान कोई हमदर्द भी होता अगर कश्मीर के लोगों का, तो कम से कम आप हमदर्द होने के नाते किसी के पेट पे लात नहीं मारते। 80% बुकिंग्स जो हैं वो इस वक्त मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था हमारे ही अखबार में किसी में कि वो कैंसिल हुई हैं। बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये कहूँगा कि ये जो दहशतगर्द हैं इनको हमें जीतने नहीं देना है। हमें चाहिए कि हम कश्मीर में विज़िट करें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और जो इलाके के मकामी लोग हैं उनके ऊपर यकीन उनको होना चाहिए। तो ऐसे तो फिर ये दहशतगर्द जीत जाते हैं अगर आप सरेंडर कर दें तो देखें जी, एक वक्त था जब कोई ग्रीवियंस थी, लेकिन वो वक्त जो है वो जैसे जैसे इंडिया के अंदर पार्टीशन के बाद और कश्मीरी आगे चलते चले गए, वो ग्रीवियंस खुद ब खुद ख़त्म हो गए थे। मैंने पाकिस्तान को कभी भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर जो ये प्लेबिसाइट और इस किस्म की बात 1990 के दिहाई से पहले कभी नहीं सुनी थी। ये इशू था ही नहीं कोई इस तरह का। ये तो जब अफगान जिहाद खत्म होने के बाद में एक बाकायदा स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मुजाहिदीन जिहादी भेजे गए वहाँ पे, जिस भी नाम से आप उन्हें जो है पुकारें, उसके बाद का ये सारा तसलसल है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो एक से मैं ये कहूँगा कि चलें जी, आपकी किसी हिंदू से प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि 5% थे कश्मीरी पंडित वहाँ रहने वाले, क्या कोई 5% किसी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर किस किस्म का वो बर्बरियत जुल्म उनके ऊपर ढा सकते हैं। चलें उनकी छोड़ें, एक सिनेमा हॉल नहीं छोड़ा कश्मीर में, एक लाइब्रेरी नहीं छोड़ी, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है भाई? जिस किस्म के लोग कश्मीर में आए और उन्होंने जिस किस्म का इस्लाम के नाम पे वहाँ पे जो कुछ किया, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। इस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। अब रहा सवाल ये कि जी, आपने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ, ये उसका बदला है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने करवाया जाफ़र एक्सप्रेस का अटैक। तो ये भी एक झूठ है। बलूचिस्तान के अंदर लोगों के जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, उनकी गैस, उनकी ज़मीन, उसके अंदर से नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है पहला हक वहाँ के मकामी लोगों का होना चाहिए। अगर आपने वो दिया होता
तो किसी की जुर्रत नहीं हो सकती है कि वो उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर सके। साहब डेफिनेट बायस शर्म का मुकाम है, मगर पाकिस्तानी मीडिया इज एंड क्वाइट अ फ्यू वॉइसेस इन पाकिस्तान आर सेइंग दैट बीएलए और बलोच को सपोर्ट आ रही है इंडिया से। जिस तरह यहाँ पे हम कहते रहते हैं जी कि हम मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और हम उनके साथ खड़े और उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में उनके साथ हैं, इज इट नॉट ट्रू कि इंडिया से भी ऐसी वॉइस? ये कोई नहीं कह रहा कि हम उनके फ्रीडम स्ट्रगल में साथ खड़े हैं। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी मिनिस्टर का बयान आप बता दें मुझे जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी हम उनके इस स्ट्रगल के साथ हम खड़े हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद देम। वो जाने, पाकिस्तान का स्टेट जाने कैसे डील करते हैं आप उनके साथ। 4 सूबे हैं, हिंदुस्तान की क्या बात करनी। यहाँ तो 28 के करीब हमारे सूबे हैं, तो अगर कहीं पे कोई ट्रबल हो तो हम हर चीज़ को तो एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते। आपके पास तो सूबे ही 4 हैं और चारों के अंदर मुसलमान हैं, कलमागो मुसलमान है। मुसलमानों के लिए मुल्क बना, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना, फिर भी साथ में नहीं है। सेक्टेरियन वायलेंस है पाकिस्तान में, क्या उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है? इसी की वजह से चले सारी चीज़ें आप एक तरफ करें। मेरा एक तो सिंगल एक पॉइंट ब्लैंक सवाल है, आपका पासपोर्ट इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के साथ क्यों है खड़ा हुआ? आप ऊपर क्यों नहीं हैं? दुनिया आपको कैसे देखती है वो मैटर करता है। आप खुद को जैसे देखते हो, भले ही आप देखते चले जाएं, बट द वर्ल्ड इज नॉट लिसनिंग। और दुनिया अगर नहीं सुन रही है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन पाकिस्तान एंड यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। अल्ताफ साहब, अभी अरविंद साहब ने दुनिया का जिक्र किया, आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया का रिस्पॉन्स अबाउट दिस अटैक हैज बीन रादर म्यूटेड। लाइक चाइना ने कुछ मेजर रिस्पॉन्स नहीं दिया, अमेरिका ने भी, वो ट्रम्प साहब ने पता नहीं क्या अपनी 1000 साल लड़ाई की दास्तान छेड़ दी हमारे साथ। ये नैरेटिव वॉर क्या पाकिस्तान जीत रहा है? क्या दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस सिचुएशन में? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। दुनिया ने अपने आप को एक डिस्टेंस कर लिया है जी। दुनिया इस इशू से और इस पूरे मामले से और इंडो पाक जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है कई दहाइयों से, दुनिया उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। दुनिया इस वक्त बहुत से दूसरे मसाइल में घिरी हुई है। इस वक्त एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ट्रेड वॉर्स इस वक्त जारी हैं। तो इन हालात में दुनिया अपने मामलात में उलझी हुई है और दुनिया कोई ख़ास उसने दिलचस्पी जाहिर ही नहीं की इन हालात में, इन मामलात में। आपको शायद याद हो कि जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और उसके बाद फिर फौजें दोनों बॉर्डर्स पे आ गई थीं, तो बड़ी एक फ्रैंटिक एक्टिविटी आपको नज़र आती थी अमेरिकन डिप्लोमेट्स की, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और बड़ी कोशिश की उन्होंने इस हवाले से कि किसी तरीके से कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अरविंद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कोई नजर आती है चांस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप आफ्टर ऑल दिस विद इन आवर लाइफ टाइम्स, या अगले 50 साल तक भूल जाए इस बात को? देखें जी, फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देखकर तो मुझे दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। कोई किरण नजर नहीं। कोई अच्छे ताल्लुकात के लिए माहौल कभी कुछ बन सकता था, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से अगर इस तरह से हमले होते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत ये जुर्रत कर सकती है। और करे भी क्यों? आखिर उन्हें मिलेगा क्या बदले में? लोग यही कहते हैं हिंदुस्तान में कि जब जब पाकिस्तान से हमने कोई अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है तो तब तब हमें अपने ही मुल्क में लाशें उठानी पड़ी हैं, और तारीख ने हमें यही सबक दिया है। तो सॉरी टू से बट मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बुरा दौर हमने पिछले 78 साल में देखा नहीं है। साहब, इसी सिलसिले में एक सवाल पूछना है मैंने आपसे कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स मुझे कहते रहे थे कि पाकिस्तान का नैरेटिव ही आर्मी और इस्लाम है। आपने अपने एक्सपीरियंस में पाकिस्तान में कोई जेन्युइनली लिबरल व्यू पॉइंट देखा है कि उसका अपना स्पेस नजर आया आपको, या सभी इस्लामिस्ट मिलिटेंट है? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि लिबरल है, प्रोग्रेसिव है, इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है।
उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ रह गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग इक़्तिदार में नहीं हैं। रियासत की जो पॉलिसी है वो उन लोगों के हाथ में है जो आज भी इस मुल्क को 80 साल पहले कोई निज़ाम, जो थ्योरी कोई आपके बड़े दे के चले गए थे, उसके ऊपर चलाना चाहते हैं। बावजूद इसके कि जिन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही दो कौमी नज़रिए को खैरबाद कह दिया था, लेकिन उसको कोई कोट नहीं करता। लोग कहते हैं नहीं, आपने बाबा जी जो आपने पहली बात सबसे कही थी ना, हम उसको मानेंगे, उसके बाद में आपने जो कुछ भी कहा वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। आपने कहा, आपने भले ही कहा हो कि नहीं भाई अब पाकिस्तान बन गया है और अब सारे बराबर हैं, यहाँ पे आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाने के लिए, और रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन अब वो एक महज एक तकरीर रह गई है पाकिस्तान के सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव तबके के हाथ में, जिसको वो हर साल एक दिन याद कर लेते हैं। मगर जो अक्सरियत आबादी है और उनके जो पैरोकार हैं, वो तो आज भी जो हैं कोई 1400 साल के निज़ाम को वापस लाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान से क्या कुछ हो सकता है, और सॉरी टू से कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है सर। वसीम अल्ताफ साहब, आपसे एक सवाल होगा जो मेरा कि आप जानते ही हैं इंडिया रैंक्स स्लाइटली लोअर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, और अभी जी उन्होंने कोई 16 यूट्यूब चैनल्स जो पाकिस्तान के थे इंडिया में बैन कर दिए हैं। आपका क्या टेक है उस पर? मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, क्योंकि देखिए एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना चाहिए, और इनमें यकीन कीजिए कि ऐसे भी चैनल्स थे जो कि इंडियन नैरेटिव को प्रमोट कर रहे थे, उनको पता नहीं क्यों बंद किया है। अब वो वजह उन्होंने कही है जी कि नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ये बंद कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ज़रूरत थी। हर तरह का व्यू पॉइंट आना चाहिए और लोगों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। लोग अपने तौर पे डिसाइड करें कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो मैं नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत थी, यानी ये स्टेप लेने की। फिर वीज़े बंद करना भी मेरा ख्याल है कोई बहुत मुनासिब स्टेप नहीं था। इसी तरह फिर वहाँ पे कुछ 60 के करीब ऐसी लड़कियाँ जो पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिलने गई थीं, अपने पेरेंट्स को, उनको भी कहा गया कि 48 आवर्स में आप निकलें यहाँ से। फिर कुछ लोग जो इलाज करा रहे थे वहाँ हॉस्पिटल्स में, उनको भी फारिग कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी ज़रूरत शायद नहीं थी ये स्टेप्स लेने की। आप ठीक है, आप क्रैकडाउन करें, आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को लेके जाएं, दुनिया को बताएं, प्रूफ्स दिखाएं, और आप एक ज़मीन हमवार करें। अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं कि वो आइंदा ये काम ना करे, तो साथ दूसरे मुल्कों को आप लेके चलें। लेकिन अब इस लेवल पे कि जी जो मरीज़ हैं वो भी चले जाएं और जो फैमिलीज़ को मिलने आई हैं वो भी निकल जाएं, और वीज़े भी बंद कर दिए, और फिर वो दरिया वाला मामला वो भी। तो ये मेरा ख्याल है ये शायद पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और फिर ये चैनल्स जो बंद किए गए, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अरविंद साहब, आप इंडियन डेमोक्रेसी के बहुत बड़े फैन हैं। डेमोक्रेसी में कोई चीज़ बैन कैसे हो सकती है? आपका क्या नजरिया है इन चैनल्स को बैन करने पे? मैं तो बात शुरू करूंगा पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से। आगाज़ उन्होंने किया है इसका 2018 में, हिंदुस्तान के चैनलों को बैन करके, हमारी फिल्मों को बैन करके। चलें, पाकिस्तानी मुखालिफ कोई फिल्म है आप बैन करें, बात समझ में भी आती है। लेकिन एक ब्लैंकेट बैन लगा देना सिर्फ इसलिए, और ये कहकर कि जी हम दो अलग अलग कौमें हैं, हमारे कल्चर से उनकी चीज़ों का, ये जो फिल्में हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुख्तलिफ कल्चर है ये, हम क्यों इसे पाकिस्तान में प्रमोट करें, और उन्होंने बैन कर दिया। वेल गेस व्हाट, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, 7 साल बाद हिंदुस्तान ने कहा कि हाँ वाकई में कल्चर इनका अलग ही है भाई हमसे, तो ले हम भी कोई लगा देते हैं बैन।
तो देखें, जब मिसट्रस्ट इतना गहरा हो तो इस कदम में ऐसे जो कदम है वो हुकूमतें उठा लेती हैं। कुछ उसमें आपने लोगों को भी देना होता है। अब देखें, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये जो हवाला दे के कि जी ये लोग हिंदुस्तान के अंदर प्रोपागेंडा फैला रहे थे, कुछ चैनल्स को उन्होंने बैन किया है, तो उनमें से ज़्यादातर जो मैंने लिस्ट देखी है तो वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं। तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स के अंदर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ आज से नहीं, एक अरसे दराज से प्रोपागेंडा किया गया है। अब कोई ये कह सकता है कि जी हिंदुस्तान का मीडिया भी ये कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान की मीडिया ने ये जो काम है काफ़ी देर बाद में शुरू किया है। वो इसमें नए कूदे हैं, आप राइट फ्रॉम डे वन ही इसके शिकार थे। तो अब बदकिस्मती से ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी है, तो क्या ही कहा जा सकता है। अल्ताफ साहब, इफ यू सडनली गॉट अ प्रमोशन और आप स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आप इस वक्त क्या मशवरा देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को? देखिए जी, मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा कि वैसे माफ़ कीजिएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कुछ करने की पोजीशन में है नहीं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपने ख़ास इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो जो मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, और वो लोग जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट्स हैं उनको पकड़ें, उनका ओपन ट्रायल करें और उनको जेलों में डालें। पहले तो ये। दूसरा, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो इस हवाले से जो भी है अपनी पोजीशन वाज़े करें, ठीक है, और प्रोपेगेंडा जो है उसको बंद किया जाए, जो भी हो रहा है इस वक्त, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारे मिनिस्टर्स जो बयानात दे रहे हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि यार आप क्यों जंग को बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं, आपको ही नुकसान होगा। आपके पास तो बकौल आपके साबिक आर्मी चीफ के टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, तो आप क्या जंग लड़ेंगे और कितने दिन जंग लड़ेंगे आप? तो उसके बाद मैं इनको मशवरा दूंगा कि भाई आप पाकिस्तान को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने की आप उसके लिए स्टेप्स लें, और जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट आपने बनाई हुई है जिसका असर हर शोबे पे है। हमारी इकॉनमी जो है वो इस वजह से ग्रो नहीं कर रही क्योंकि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको तब्दील करें, जो हेट मटेरियल है उसको निकालें, उनसे बाहर निकालें। हमारे हाँ जो बजट बनता है उसमें जो सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके ऊपर आप फोकस करें। फीमेल एजुकेशन पे तवज्जो दें और दुनिया के साथ इंटेग्रेट हो के चलें। आप एक जजीरे में रह के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको दुनिया के साथ मिल के चलना होता है। तो मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स जो हैं वो इस वक्त रिक्वायर्ड हैं हमारी इस वक्त हुकूमत को, हमारी रियासत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट। और रीजन्स ग्रो करते हैं, रीजन्स डेवलप करते हैं, इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते। अगर आप अफ़गानिस्तान के साथ भी टेंशन रखेंगे, इंडिया के साथ भी रखेंगे, ईरान के साथ भी रखेंगे, तो आप अपने हमसाया ममालिक जो हैं उनके साथ बेहतर तल्लुकात के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। और जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग बहुत से और मसाइल को पैदा कर देती है। तो जंग की तरफ ना जाएं, जंगी रेटोरिक जो है उसको ख़त्म करें और अमन की बात करें, और अमन के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो स्टेप्स लें। मैं तो ये उनको मशवरा दूंगा। अरविंद साहब, अगर आपको कोई चांस मिले मोदी साहब से 10 मिनट 1-to-1 करने का, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव हिम? मैं मोदी साहब को कोई मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि
उन्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे मशवरे दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका ताल्लुक पाकिस्तान के रेफरेंस से है। नहीं साहब, मैं आपको आई वुड आस्क यू टू व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू मोदी साहब। पाकिस्तान की एडवाइस से मैंने अल्ताफ साहब से ली थी। आई वुड वांट योर एडवाइस फॉर मोदी जी। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल, ये कि मोदी साहब के लिए इन जनरल हिंदुस्तान में मैं उनको क्या करते हुए देखना चाहता हूँ किसी भी फील्ड में। एक तो वो सवाल हो जाता है कि ये है कि वीजा भी पाकिस्तान मोदी साहब की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो वीजा भी पाकिस्तान के लिए मोदी साहब की पॉलिसी जो इस वक्त है, नो रिलेशन पॉलिसी। अगर आज बदकिस्मती से आई वुड से कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, उसमें 30 लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उन 30 को भी फारिग करें, उनको अपने घर भेजें, अपने बंदों को भी वापस बुलाएं, क्योंकि वीज़ा आप दे नहीं रहे, ट्रेड आपके यहाँ हो नहीं रही, और वो बेचारे बैठ के मक्खियाँ मारेंगे। उससे बेहतर है कि 4 पैसे मुल्कों के टैक्स पेयर के बचाए जाएं। और पाकिस्तान से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ ना रखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कोई अगर आईसीसी का टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान के साथ हमारा टाकरा हो जाए, तो मैं तो ये कहूँगा आप बॉयकॉट करें, वॉक ओवर दे दें पाकिस्तानी टीम को, उनको वो उनके पॉइंट्स दे दें, लेट देम हैव देयर गेम, डोंट प्ले विद देम, डोंट हैव एनी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सचेंज विद देम। मैं तो उनको ये कहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनल्स इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट चैनल्स, पाकिस्तान का एक भी चैनल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ना दिखाया जाए और उसको कंप्लीट उस पर बैन लगाया जाए। एक भी पैसा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ये वो लीस्ट मेजर्स हैं। मैं वो हर चीज़ वो कहूँगा जो हमें जंग से टाल के, अगर हम हिंदुस्तान के लोगों को मुतमईन कर सके कि हाँ हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने कह दिया है कि वी आर टू नेशंस, वी आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, देन वी मस्ट स्टे लाइक दैट। मैं पाकिस्तान के तमाम अखबारों को हिंदुस्तान में बैन करते हुए देखना चाहूँगा कि कोई भी हमारा बंदा पाकिस्तान की पता ही ना चले कि भाई वहाँ पे हो क्या रहा है। मैं तो ये सब देखना चाहूँगा, बस जंग ना हो। बाकी जिस एक्सटेंट तक भी हुकूमत जाना चाहे, मैं उसके भी आगे उनको लेके जाने के लिए तैयार हूँ। आई विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुसलसल ये काम होता आ रहा है। लोग गुस्से में हैं, हों भी क्यों ना। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा पाकिस्तान के अवाम को, बल्कि मैं ये कहूँगा एंड में कि जो खास तौर से आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को एक दफ़ा उनसे पूछा गया था कि भाई फिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा देखते हैं, कोई पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर काम करेंगे। तो जो काम आपको पहले करना चाहिए कि भैया आप काम करें, अपनी कोई कमाई करें, ठीक है, मेहनत करें, अपने जिस्म को थोड़ा सा काम पर लगाएं, वो काम करना चाहिए। पैसे मांगने से किसी का घर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक दफ़ा केरल में बात कही थी कि आएँ, पाकिस्तान से मुखातिब होकर कहा था आएँ हम बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ करें। तो आएँ उस फ्रंट पे लड़ते हैं। हमसे हसद के चलते, जलन के चलते, जब हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी 8 to 9% ग्रो कर रही है, चंद लोग आते हैं मुंबई में, हमारे फाइनेंशियल सेंटर को हिट करते हैं और उसके बाद में खैर की तवक्को, मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादती है जी। मेरे जैसे लोगों को भी आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान के डीप स्टेट से लेके पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने आईना दिखाया है, मुंह पे बल्कि एक चपेट मारी है, ये कहते हुए कि तुम बड़े अमन की बात करते हो, देख लो तुम्हारे वालों ने क्या किया है। पिछले एक हफ्ते में जो हेट मुझे पर्सनली जो मुझे मिल रही है, वो मैं ही जानता हूँ किस किस्म की हेट मुझे मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अमन की बात की। मैं आज भी कहूँगा कि जी अमन आप जो है वो आप ज़रूर, मैं उसके हक़ में बोलता रहूँगा, क्योंकि जंग से जो है नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। वो जावेद साहब ने जो एक अपने हमारे एक फ़िल्म के गीत में कहा था कि जंग तो चंद रोज़ होती है, ज़िंदगी बरसों तलक रोती है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि माँओं के बच्चे जो हैं वो जंगों की नज़र हो जाएं, बल्कि उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान को ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दें, हर महाज के ऊपर उनसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। तो मैंने ये जो इक़दाम बताए हैं, अगर मोदी साहब के यहाँ से कोई सुन रहा हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि 30 बंदे भी हाई कमीशन में क्यों, वो हाई कमीशन ही क्यों, उसको भी बंद करें। शुक्रिया।
अरविंद साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल बचा है। इनफैक्ट हर हिंदुस्तानी का गुस्सा बिल्कुल बचा है। कोई अच्छा काम नहीं हुआ हिंदुस्तान में। मुझे साहब आप दोनों से एक सवाल होगा, मुझे ज़रा ये समझा दीजिए, ये जो अनरेस्ट है कश्मीर में, ये जो इंस्टेबिलिटी है कश्मीर में, इसका फ़ायदा किसको है? क्या चाइना को फ़ायदा है, डिफेंस इंडस्ट्रीज को फ़ायदा है, पॉलिटिकल ग्रुप्स को फ़ायदा है? हु बेनिफिट्स? अरविंद आप बताइए। अच्छा, मुझसे पूछें पहले? अच्छा ठीक है सर, आप बता दीजिए। देखें, कश्मीर में जो अनरेस्ट है उसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, उसमें पूरी इंसानियत का नुकसान है। उसमें गरीब आवाम जो हैं वो पिसते हैं, बेगुनाह लोग पिसते हैं। उसके अंदर मईशत तबाह हो जाती है एक सूबे की। लोगों के घर में से जो है खाने पीने की किल्लत से लेके उनके बच्चों की तालीम तक पर असर पड़ता है, उनकी सेहत पर असर पड़ता है। वो एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनके यहाँ पे कोई उन्हें दूर दूर तक उम्मीद की कोई उन्हें जो रोशनी नहीं उन्हें दिखाई देती, ये सोच के कि हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, क्या हम हमेशा ही मुसलसल इसी एक ये कहें कि नाउमीदी की कैफियत में ज़िंदा रहेंगे, या हमें कोई एक रोशन मुस्तकबिल भी मिलेगा। तो इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। इसमें कश्मीरियों का भी नुकसान है, हिंदुस्तान का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक कश्मीर के साथ फिक्सेटेड रहेगा तो वो अपने यहाँ पे कभी तरक्की नहीं लेके आ पाएगा। और शायद पाकिस्तान की कश्मीर के साथ में ये जो फिक्सेशन है, इसी की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया में एक दो बिलियन डॉलर के लिए मांगता फिर रहा है। इतने बुरे हालत हो गए हैं जिनके घर में आप ये कहें कि खाने के लिए लोगों के पास इस वक्त क्या हालात हैं। गंदम बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है। मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि उस मुल्क का आर्मी चीफ जंग की बात करता हो, वो लोगों को इश्तियाल दिलाता हो, लोगों को उम्मीद देने का काम था, लोगों को बांटने की बात करता हो। तो ऑल इन ऑल ऐसे लोग ना ही पाकिस्तान के हमदर्द हैं और ना ही इस पूरे खित्ते के। वसीम साहब, देखिए, ये जो कुछ भी अरविंद ने कहा, मैं इससे एग्री करता हूँ। अरविंद साहब, आपसे दिस माइट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इंडिया ने एक बड़ा अच्छा अपना सॉफ्ट पावर का इमेज बनाया हुआ था कश्मीर के अंदर, विद टूरिज्म, विद डेवलपमेंट। मगर अभी 2-3 दिन पहले जब ये बुलडोजर जस्टिस दोबारा शुरू हुआ, जब ये ब्लोइंग अप हाउसेस दोबारा शुरू हुआ, आपके ख्याल में क्या इससे कोई डैमेज होगा इंडिया के सॉफ्ट पावर इमेज को इन कश्मीर? नॉट एट ऑल, बल्कि ये मैसेज जाएगा फॉर फार टू लॉन्ग वी हैव बीन अ सॉफ्ट स्टेट, और उसी का ही फ़ायदा दहशतगर्द उठाते रहे हैं। तो अगर स्टेट ये कहता है कि अगर आप दहशतगर्दों को पनाह देंगे, आपके घर में से अगर दहशतगर्द निकलेंगे, तो फिर आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ से आपके बड़े बड़े जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट रहे हैं, उनमें से एक को भी हमने वो ज़मीन उसके लिए तंग नहीं की। उनको वो मुल्क जो है अपनी धरती छोड़ के जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो बात और है कि इस नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर के 20 लाख लोग, उनके आबाओ अजदाद की कब्रें पानी में आ गईं क्योंकि आपने डैम बनाना था वहाँ पे। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि पासपोर्ट लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, या फिर थोड़े चंद पैसे लेके हमारे दूसरे शहरों में, होटलों में, या कोई और जो भी काम है वो आप वहाँ पे कर लें। तो हमने आज तक कभी नहीं किया। हमारे यहाँ पे अगर आप गूगल अर्थ से जाके देखेंगे तो जंगलात नहीं काटे गए हैं जिस तरह से नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर में काटे गए हैं। आपको आज भी हरियाली हमारी तरफ दिखाई देती है। हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है लाखों करोड़ रुपया का बजट जम्मू कश्मीर में लगाती है, सिर्फ ये उनको बताने के लिए कि हम आपके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली चाहते हैं। आप अक्रॉस दी एलओसी देख लें लोगों के क्या हालात हैं। ये बड़ी सीरियस क्वेश्चंस हैं जी। क्या बात करें बुलडोजर जस्टिस की? मैं पर्सनली किसी बुलडोजर जस्टिस के साथ नहीं हूं, बट व्हेन इट कम्स टू J&K आई थिंक इनफ इज इनफ। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आम लोगों की जिंदगी का सवाल है। कब तक हम ये कहते रहेंगे कि जी नहीं, इस घर से एक ही बंदा टेररिस्ट था, बाकी नहीं थे। विदाउट लोकल सपोर्ट इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना भी बड़ा मुश्किल होता है। साहब, अभी आपने बात की लोकल सपोर्ट की, डू यू बिलीव कि इन टेररिस्ट के पास लोकल सपोर्ट थी? मैं ये कहूँगा आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कोई लोकल सपोर्ट किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि माजी में हमारे पास इस तरह की मिसालें रही हैं।
अल्ताफ साहब, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं। पाकिस्तानियों के जहन में कश्मीर के बारे में सबसे बड़ी मिथ क्या है? कश्मीर के बारे में पाकिस्तान में क्या मिथ क्या है? मिथ जी। ये है कि कश्मीरी जो हैं वो बड़े तंग हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, और बहुत उन पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती रही हैं। तो अब ये है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें भारतीय जबर और इस्तिबदाद से निजात दिलाएं, और हर तरीके से जो भी हमारे अवेलेबल मीन्स हैं उनको एम्प्लॉय करें और कश्मीरियों को हम आज़ादी दिलाएं। ये मिथ इस वजह से भी है कि आप देखें कि 47-48 में भी हमने यही समझा और हमने वहाँ पे एक मिलिट्री एक्शन किया, और नतीजा हमारे सामने है। फिर 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया, और हमने यही समझा कि हम जब ये मिलिट्री एक इंटरवेंशन करेंगे तो सारा कश्मीर हमारे हक में खड़ा हो जाएगा। और दोनों मर्तबा आप देख लीजिए कि क्या नताइज निकले। और फिर हमने 89 से 99 तक मुकम्मल तौर पे हमने वहाँ पे जो भी एक मिलिटेंसी थी उसको सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, और हम यही समझे कि अब कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो हर मर्तबा हम नाकाम रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मिथ है कि इस तरह है। बहुत कम वहाँ पे सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान को, और कुछ मखसूस ग्रुप्स हैं जो कि ये चाहते हैं, जिनकी के या कुछ यहाँ पे जिनके तल्लुकात हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरे कश्मीर को और कश्मीरियों को और उनकी एस्पिरेशंस को हमें बहुत एक डिस्पैशनेटली रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है, और तभी हम एक रियलिस्टिक पॉलिसी कश्मीर के हवाले से बना सकेंगे। और इंडिया का जो भी रोल है उसको भी हमें अब रिव्यू करने की ज़रूरत है, और पूरा हमें अपना एक जो वर्ल्ड व्यू है, पूरा पर्सपेक्टिव तब्दील करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस खित्ते में अमन हो। Arvind Saab, any final words from you, Ji, about the present situation and where do you see this going? Most important question, sir. War do you see it as a real happening? क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर दे या पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर दे? देखें साहब, जिस किस्म का डीप सीडेड मिसट्रस्ट है इस वक्त, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन करता है। लेकिन मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश ज़रूर है कि इस तरह की बात ना हो, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस रीजन एंड इट्स पीपल। लेकिन ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी थॉट्स मेरे यही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि इस खित्ते के अंदर जब से पाकिस्तान बनाने की डिमांड शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक, पाकिस्तान बनाने के बाद भी अब तक एक गुंडे का जो किरदार है वो पाकिस्तान ने अदा किया है। और फॉर फार टू लॉन्ग इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है। हमारे ऊपर जंगें मुसल्लत की गई, हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत की गई। हम बार बार चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने की बात करते रहे। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो मूड हमारे यहाँ पे बन रहा है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो कि पाकिस्तान के लोग ना भूलें वो आज भी हिंदूज ही हैं, उनका मूड जो है वो भी तब्दील हो रहा है वीज़ा वी पाकिस्तान। और इट कुड बी डेंजरस। अब ये ना सोचें कि आप ही करते रहेंगे ये सारा कम्युनलिज्म, यहाँ पे टेररिज्म, और सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। जवाब ऐसा आएगा कल को कि फिर चीखें निकल जाएंगी। और इस पूरे खित्ते के अंदर हम जो है एक बहुत ही अनस्टेबल किस्म का एक मुआशरा, एक पूरा रीजन बन जाएगा। सो इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाए, नज़रसानी करे अपनी रियासत की जो 80 सालाना की जो पॉलिसी है उनकी। और येस, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया इज़ एन आइडियल स्टेट बाय एनी मीन्स। वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन आवर साइड एज वेल, जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है।
मगर when it comes to India and Pakistan, I believe India is a far better state, a far more responsible state. We have behaved in a far more responsible manner in all the past conflicts. But saying that, I can confidently say that the response from the Indian government, from going from here, is not going to be the one that you have witnessed in past. This time, you could be facing a lot of heat from the Indian side, which is not going to be good for the overall peace and stability of this region. I'm sure, sir. I'm sure. वसीम साहब, I'll give you the final word. आप कोई दुआई कलमा पेश करना चाहिए कि क्या होगा इस सिचुएशन में? नहीं जी, सिचुएशन जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, और जो मेरा इम्प्रेशन है कि पूरा भारत जो है ना इस वक्त खौल रहा है, क्योंकि 26 मासूम लोगों की जानें गई हैं, और ये 26 लोग पूरे इंडिया से थे, पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मासूम लोग थे, टूरिस्ट थे, उनको मार दिया गया। और ये इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन क्रिटिकल है। और इस वन पॉइंट एजेंडे पे पूरा भारत जो है ना वो एग्री कर रहा है कि अब कोई डिसाइसिव एक्शन हमें लेना चाहिए इस हवाले से। तो अब इन हालात में आप दुनिया की चौथी बड़ी ताकत जो है, जो इकोनॉमिकली भी आपसे ज़्यादा मजबूत है, मिलिटरीली भी आपसे ज़्यादा मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको इतनी सपोर्ट हासिल है, आप उससे जंग करेंगे तो उसका नतीजा सिर्फ आपकी तबाही में निकलेगा। और जंगी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी पूरी जो भी हमारी अब तक की पॉलिसी रही है और जो कुछ हम करते रहे हैं उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि आइंदा हालात बेहतर हो सकें। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत ही नाजुक दोराहे पे मुल्क खड़ा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त हवा दी जा रही है जिंगोइज़म को और जंग को, और एक जंगी माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जंग देखी ही नहीं है, इससे पहले कोई जंग हुई ही नहीं है। एक्चुअली वो 65 की भी जो जंग थी ना, वो भी एक बड़ी महदूद सी जंग थी, और 71 में तो खैर यहाँ वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई बहुत ज़्यादा जंग नहीं हुई, वो ईस्ट में ज़्यादा हुई, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं हुआ वो सिलसिला। तो जंग का पता नहीं है लोगों को कि जंग होती क्या है। तो मेरा ख्याल है कि होश के नाखून लेने चाहिए, और हमारे जो भी हमारी इंटेलिजेंसिया है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी आवाम को सही बात कहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब मसला ये हो चुका है कि जो भी अमन की बात करता है और जो भी सुलह सफाई की बात करता है, उस पर फ़ौरन गद्दार का लेबल लगा दिया जाता है। यकीन कीजिए, मैं अपने सोशल मीडिया पे बेशुमार लोगों ने मुझे गद्दार कहा। उन्होंने कहा यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, हमें तो लड़ना चाहिए, हमें तो जंग में जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कल्चरली और यानी हम में वो रिफाइनमेंट ही नहीं आई, हम तहजीब याफ्ता हुए ही नहीं हैं, हम किसी पिछले दौर में रह रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि आज के दौर के जो मसाइल हैं उनका हल आज से सैकड़ों साल पुराने जो तौर तरीके थे उनमें है। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हालात बहुत आगे जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है होश के नाखून लेने चाहिए, और मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए, और लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए, और जंग को हवा नहीं देनी चाहिए, जंगी माहौल को प्रमोट नहीं करना चाहिए, अमन की, पीस की बात करनी चाहिए, और उसके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अदरवाइज आप इकोनॉमिकली कई दहाइयाँ पीछे चले जाएंगे। आप तो वैसे ही आपकी इकॉनमी फॉरेन फंडिंग पे चल रही है, तो फिर क्या होगा आप सोचें। तो मेरा ख्याल है होश के नाखून लेने चाहिए। अरविंद साहब, आपके लिए आई थॉट यू हैड टू से, आपने कुछ बात करनी थी या
जी, मैंने एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना था। मुझसे किसी ने पूछा था पिछले कुछ दिनों में कि अरविंद, ऐसा क्या किया जाए कि जिसके चलते इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस आ जाए। तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि जिस दिन पाकिस्तान को रियलाइज़ होगा कि हिंदुस्तान उनके ही अपने मज़हब के मानने वाले जो भाई बहन हैं, जिनकी तादाद 25 करोड़ के करीब है, उनका भी मुल्क है। ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं है, इसमें आपके अपने 25 करोड़ मुसलमान भाई बहन भी रहते हैं। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होगी, उस दिन खित्ते में अमन आ जाएगा। Listen, I'll thank you both. Thank you so much. Really appreciate your time. Really appreciate you being here. Wasim Saab, I'm sure दोबारा मुलाकात रहेगी. Arvind Saab, thank you so much for coming back on the show. Really enjoyed having and learning from you, sir. Thank you so much. Thank you so much.